ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्टंट की कम हुई कीमतों पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल आईएम के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। के अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब इन्हें मेडिसिन की लिस्ट में डाल दिया गया है, इसके क्या कुछ मायने आप देख पा रहे हैं स्टंट को लेकर? देखिए, समझ लीजिए ध्यान से कि क्योंकि स्टेंट एक मेडिसिन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आते हैं और डीसीजीआई इनको अप्रूवल देता है, तो हर चीज जो दवाई है उसको सरकार की ड्यूटी है कि दो हिस्सों में बांटे, एनएलईएम एंड नॉन एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड नेशनल लिस्ट ऑफ नॉन एसेंशियल मेडिसिन, जो एनएलईएम में नहीं आते। तो स्टेंट तो एनएलईएम में आने ही थे क्योंकि अगर ड्रग है तो। इसके अलावा हर चीज, चाहे वो ब्लड प्रोडक्ट हो, बाकी डिवाइसेस हो, वो सब अल्टीमेटली एनएलईएम के अंदर में आएंगे। एनएलएम का मतलब हो गया है, एनएलईएम का मतलब हो गया है कि ये दवाई, ये चीजें जो है प्राइस कंट्रोल हो गया है और ये सस्ते होंगे। अब सिचुएशन ये है कि जब भी स्टेंट्स आएंगे तो दो प्रकार के होंगे, एनएलईएम एंड नॉन एनएलईएम। अभी क्योंकि सारे स्टेंट्स को सरकार ने एनएलईएम में डाल दिया है, तो वो सारे स्टेंट जो नए आएंगे वो अप्लाई करेंगे कि वो नॉन एनएलईएम में लेकर आए, और अगर वो नॉन इंफीरियर है इन स्टेंट से तो नॉन एनएलईएम के अंदर में वो आ सकते हैं। तो ये, इसमें कोई पैनिक नहीं है, ये पब्लिक के लिए अच्छा है और ये जरूरी है। ये तो जरूरी होना ही था। अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आते हो तो एनएलईएम में तो कुछ स्टेंट्स तो एनएलईएम में आएंगे ही आएंगे, आप उसको कैसे रोक सकते हो? तो इससे जो पेशेंट को जो फायदा है वो डेफिनेटली पहुंचेगा। जी सर, ये जो बात की जा रही है कि फोर्थ जनरेशन के जो स्टेंट हैं उनको भी लिस्ट में डाल देना चाहिए था या नहीं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल है। डेट में जो भी स्टेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट में उसको विड्रॉ नहीं कर सकती कंपनी जी, और वो स्टेंट उनको 30,000 में ही बेचना पड़ेगा। जी, यानी कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, पब्लिक में किसी को पैनिक की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अस्पताल उनको गलत बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। आज की डेट में कोई भी कंपनी स्टेंट को, जो अवेलेबल स्टेंट मार्केट में है, उनको 30,000 में ही बेचना होगा, वो विड्रॉ नहीं कर सकते। सर, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि स्टंट की कमी हो गई है, जानकारी मिल रही है कुछ हॉस्पिटल ने बाहर चिपका दिया कि स्टंट नहीं मिल रहे हैं रीलेबलिंग की वजह से। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। रीलेबलिंग सरकार ने क्लियर किया होगा कि रीलेबलिंग के लिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रीलेबलिंग की जरूरत नहीं है। सर, इसे क्या ये माना जाए कि हेल्थ केयर सेक्टर में आने वाले दिनों में जिस तरह से कंपटीशन है और जब ये चीज़ें तय हो जाएंगी कि मरीज तय करेगा कि वो कहीं से भी ले सकता है, हॉस्पिटल रिटेलर नहीं है, तो इससे क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ और बेहतर होगा? देखिए, हॉस्पिटल का काम है प्रोसीजर चार्जेस लेना, अस्पताल का काम है इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस लेना और रूम के चार्जेस लेना। हॉस्पिटल का काम नहीं है कि वो दवाइयां बेचे, वो फार्मासिस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री में होती, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में नहीं होती। तो अगर वो डिसीजन सरकार का है कि अस्पताल जो है पेशेंट के पास चॉइस है कहाँ से दवाई ले, तो ठीक है, उसमें गलत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया के अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। डॉक्टर के अग्रवाल अध्यक्ष आईएम में हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि अस्पताल जो हैं वो रिटेलर नहीं है, उनका काम है वो प्रोसीजर को चलाना, वो दवाइयाँ नहीं बेच रहे। तो ऐसे में जो ग्राहक है, यानी कि जो मरीज है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं से भी स्टंट खरीदे। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि स्टंट जो है उनकी रीलेबलिंग हो रही है, आप उसे वापस लें, क्योंकि आपने उसे मार्केट में उतार दिया है और रेट उसके तय कर दिए हैं सरकार ने। ऐसे में इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए और अगर अस्पताल ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं तो वो गलत है। वीरेंद्र जी, आप इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा? डॉक्टर साहब ने, हाँ, हम लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, उन्होंने सही कहा है। देखो, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में आप सामान खरीदने नहीं जाते हो, आप खाली ट्रीटमेंट करवाने जाते हो। सामान आप कहीं से भी ले सकते हो, बाहर से भी परचेज कर सकते हो, या अगर कोई दूसरी कंपनी का आप वहाँ से परचेज करते हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये जनरेशन की बात कर रहे थे, तो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से 4th जनरेशन तक के स्टंट आ चुके हैं। अगर कोई नया अगर वो आविष्कार करके लाते हैं, कोई नया कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए वो एनपीपी में फाइट कर लेंगे। मुझे लगता नहीं कि अब स्टंट एनपीपी से बाहर जाएगा। नहीं, ये जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि अगर जो रेट की बात हो रही है, हाँ, कि आप इस रेट के दायरे में चीजों को लेकर आए हैं, 4th जनरेशन तक के स्टंट रेट के दायरे में आ गए हैं जी, तो फिर ये भी तय होना चाहिए क्वालिटी पर नजर कौन रखेगा, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके अब ये रेट गिरे हैं, जिनको अब ये दिक्कत हुई है, जिनको नुकसान हुआ है, वो अब इस बात को उठा रहे हैं कि अब क्वालिटी जो है वो मेंटेन कौन करेगा। क्वालिटी के ऊपर कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा। क्वालिटी की जो क्वालिटी मेंटेन करने की बात है, तो वो अंडर क्वालिटी के ही सारे के सारे स्टंट मिलेंगे। ये तो बिल्कुल गलत धारणा बन गई है लोगों की कि भी 30,000 का तो गलत नहीं, वो क्वालिटी में नहीं मिलेगा, सस्ता है लेकिन बढ़िया है। हाँ, ये धारणा बनाई जा रही है। इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ से कोई भी बाहर जाना नहीं चाहता जी, तो इसलिए इनको इंडिया के अंदर रह के ही कम रेट में सारा सामान देना पड़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सांगवान जी, आपने वक्त निकाला, इतनी ज़रूरी बातें आपने बताई हैं। तो कुल मिलाकर सारी बात ये है, जो आपने वीरेंद्र सांगवान जी को सुना, आपने आईएमए के अध्यक्ष को सुना, डॉक्टर के अग्रवाल को, स्टंट जो है उसकी कीमत सरकार ने तय कर दी है। अस्पताल नहीं बेचते हैं, आप स्वतंत्र हैं उन्हें खरीदने के लिए, कहीं से भी ले जाकर आप उन्हें लगवा सकते हैं, और अगर स्टंट नहीं मिल रहे हैं तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल आज इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।